संजीव जी को केवल एक कुलीग के तौर पर नहीं बल्कि एक लेखक के तौर पर जब भी जाना तो वो संजीदगी उनके किरदार में वो रही, क्योंकि ये अभी तक क्राइम थ्रिलर, सस्पेंस ऐसी चीजें उनके साथ में जोड़ती थी। आज एक ऐसी किताब पर उनसे चर्चा मैं करूंगी जिसमें मुझे किताब के पीछे की भी चर्चा काफी करनी पड़ेगी। पता नहीं कितना बताने को वो तैयार होंगे, लेकिन हम उन बातों से पर्दा उठाएं उससे पहले हम किताब से पर्दा उठाते हैं। सुप्रिया प्रसाद जी इस न केवल वो हमारे आज तक और इंडिया टुडे में सर्वे सर्वा हैं, जहां तक एडिटोरियल का सवाल है, न्यूज डायरेक्टर, हाँ मैं भूल जाती हूं, पर संजीव जी के भी बहुत पुराने साथी रहे और मुझे लगता है कि जो बातें मैं यहां पर बेपर्दा करने की कोशिश करूंगी उनको शायद पता तो होगा। लेकिन संजीव जी, ये न्यूज रूम से जुड़ा हुआ इश्क है क्या? नहीं, इसमें न्यूज रूम के मेरे साथी जो हैं वो सुरक्षित हैं, इसमें ऐसा कोई किस्सा नहीं है। वो पहली दोनों किताबों में था जिससे मैं बच के निकल गया। सुप्रिया सर से तो ये चीज जोड़ नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि ये इस किताब का विमोचन करेंगे इसीलिए मैं आपसे भी पूछ लेती हूँ ये बात। इश्क आसान था और इश्क था या नहीं था? न्यूज रूम के इश्क आपके आंखों के सामने से बहुत गुजर। नहीं, मुझे न्यूज रूम से ही इश्क है और मैं हमेशा आज तक को ही मैं अपना इश्क मानता रहा हूँ। और वो जो सामने हैं उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? मैं बता रहा हूँ आपको ना, जो सामने वाली मिली है वो भी आज तक में ही मिली है। इसलिए वो जो भी इश्क हुआ आज तक में ही हुआ और आज तक से ही हुआ। तो दरो दीवार जो है आपके इश्क को पहचानती है आज तक की। हाँ, ऐसे अनुराधा को भी पता है इस बात का कि आज तक मेरा पहला प्यार है। वो हमेशा अपने आप को सेकंड वाइफ ही कहती है। इस बात को उसको पता है। तो हम किताब का विमोचन करते हैं पहले और उसके बाद आपसे बातचीत। हमारे प्रोफेशन की बेस्ट चीज होती है कि पर्दा उठने से पहले हमारे हाथों में बहुत चीजें आ जाती हैं। पूरा तो किताब में नहीं कर पाई हूँ क्योंकि बस परसों ही आपसे मिला, लेकिन कुछ हिस्से इसके जरूर मिले हैं जिसमें मैं आपसे जरूर बातें जानना चाहती हूँ। लेकिन इस किताब का एक अंश पढ़कर मैं शुरुआत करना चाहती हूँ। जिंदगी कहानी के सिवा है ही क्या? या तो हम कहानी में होते हैं या कहानी हमारी होती है। जो लोग इस कहानी में आते हैं उनका क्या? बाऊजी की कहानी क्या? जिस इंसान ने अपनी बेटी की शक्ल नहीं देखी वो अपनी बेटी की मौत की खबर सुनकर क्यों बिलख पड़ा? ये कैसा रिश्ता है? क्यों वो अंत समय में खुद को कसूरवार मान रहे थे? क्यों उन्होंने जीते जी अपनी बेटी को नहीं अपनाया और बेटी अपने पिता की आंखों में प्रशंसा देखने का इंतजार करते हुए चली गई? क्या सच में पिता के दंभ ने एक बेटी की जान ले ली थी? ये कैसा प्रेम है? क्या आपके इश्क में कुछ भी आसान नहीं होगा? नहीं, इश्क बहुत आसान है। देखिए, इश्क तो मुश्किल है ही नहीं, मैं ये मानता हूं। इश्क करना बहुत आसान है, इसके बाद मुश्किलें पैदा होती है। सारी मुश्किल इश्क के बाद होती है। और ये जो इश्क है दरअसल ये दो पीढ़ियों का इश्क है इस किताब के अंदर। एक आज की पीढ़ी है, उसका अपना संघर्ष है, और एक उनसे पहले की पीढ़ी है जो हम कह सकते हैं जिसमें मैं बड़ा हो रहा था, यानी 1990 के दशक में जो पीढ़ी बड़ी हो रही थी उसकी कहानी है। तो उस दौर में जो संघर्ष आपने भी किया या तमाम महिलाओं ने किया, हमारे घर परिवार के लोगों ने किया, वो संघर्ष उनका उन महिलाओं का नजर आता है उसके अंदर कि किन मुश्किल हालातों में वो बाहर निकली हैं प्रेम करते हुए, और कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी को संवारा है, खड़ा किया है। तमाम इसके जब पूरा समाज, पूरी बिरादरी, पूरा परिवार उनके खिलाफ होता था तो उन्होंने किन चीजों को जिया है, कैसे मर के वो खड़ी हुई हैं। ये वो इश्क है। और इश्क लिखना कितना मुश्किल है? हाँ, इश्क लिखना बहुत मुश्किल है। मैं लिख नहीं पाया, पहली दो किताबें इसीलिए मैंने अपराध लिखी थी, पर पिछले 1 साल से मैंने इश्क की
कविताएं सुनाना शुरू किया। जब मैं कविताएं सुना रहा था तो तरह तरह की कविताएं मेरे पास आने लगी। पूरे देश भर से मेरे पास कविताएं आती हैं, लोग कविताएं भेजते हैं और उसमें मुझे कुछ किस्से मिलते हैं, और उस कविता को पढ़ने के बदले में भी कुछ किस्से मिले। तो उन किस्सों से जो प्रेम उपजा वो इसकी कहानी है। अच्छा, पर इसमें कुछ तो आपकी कहानी का अंश होगा। मेरी कहानी है एक्चुअली। ये जो पूरी किताब है ये पालीवाल समाज की कहानी है। इसमें तो मैं एक्चुअली पालीवाल समाज की कहानी लिखना चाहता था। जब मैं बड़ा हो रहा था तब हमको ये बताया जाता था कि हमारे घर में रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता। तो हमने पूछा भाई रक्षाबंधन क्यों नहीं मनाया जाता, सारी दुनिया में बहनें भाइयों को राखी बांधती हैं, हमारे यहाँ तो क्यों नहीं होता। तो हमको बताया गया कि एक आतताई आया था, किसी ने कहा मोहम्मद गौरी था, किसी ने कहा मोहम्मद गजनी था। वो आया था, उसने पालीवालों के राज के ऊपर अटैक किया और वो रक्षाबंधन का दिन था। वहाँ एक बड़ा सा तालाब होता था, तालाब खून से लाल हो गया, गायें काट के उस तालाब में डाल दी गईं और उस दिन से इतने पालीवाल मारे गए और जो औरतें बची हुई थी उन्होंने जौहर कर लिया। उसकी वजह से हम रक्षाबंधन नहीं मनाते हैं। ये 700-800 साल से ये परंपरा चली आ रही थी। तो मैं बड़ा हुआ तो मैंने सोचने की कोशिश की कि क्यों, कितनी सच्चाई है इसमें। इस कागजों को ढूंढने की कोशिश की। फिर उसके बाद पालीवालों का एक और पलायन हुआ। तो ये पालीवाल पाली से छोड़े, 700 साल पहले उन्होंने पाली छोड़ी। पाली छोड़ के फिर राजस्थान के अलग अलग जगहों में जाके बसे और सबसे ज्यादा पालीवाल बसे जैसलमेर में। वहां पालीवालों के 84 गांव हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम है कुलधरा का, जिसे लोग कहते हैं कि वो भूतहा गांव है। फिर जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ तो पापा ने बताया कि हम कुलधरा गांव के रहने वाले हैं, हम कुलधर पालीवाल कहलाते हैं, हमारा घर वहां था, हमारा वंश वहां से शुरू हुआ है। तो मैं कुलधरा भी गया। कुलधरा की कहानी ये होती थी, आप जाएं एज ए टूरिस्ट, अगर आप जाएंगे तो आपको ये बताया जाएगा कि कुलधरा पे पालीवाल ब्राह्मण रहते थे और जैसलमेर का जो राजा था, राजा बीमार रहता था, उसकी कोई औलाद नहीं थी। उनका एक दीवान था जिसका नाम सालिम सिंह था। सालिम सिंह जो है वो लगान वसूलता था, अत्याचार करता था। एक दिन पालीवालों की एक लड़की पे उसकी नजर पड़ गई और उसने कहा मैं इससे शादी करूंगा, मुझे इससे शादी करनी है। पालीवालों ने कहा चाहे कुछ हो जाए, शादी तो नहीं होगी। और एक रात में 84 गांव उन्होंने खाली कर दिए। ये कहानी हम लगातार सुनते चले आए। फिर मुझे ये सोचने पे मजबूर होना पड़ा कि ये भाई 200 साल पहले 1825 में अंग्रेजों का शासन था। जितने राजे रजवाड़े थे ये अंग्रेजों के लिए काम करते थे, उनको लगान दिया करते थे और अपनी राज दरबार चला रहे थे। और ऐसी कौन सी तकनीक थी कि 84 गांव के लोग एक रात में छोड़ के चले जाएं और राजा और उसके दीवान को पता ही ना चले। तो मैंने तमाम खोजना शुरू किया कि क्या हुआ। तो वो जो कुछ उसमें निकल के आया उसको मैं एक इतिहास के तौर पे बताना चाहता था। फिर मुझे लगा कि मैं इतिहास किसको पढ़ाऊंगा, किसको सुनाऊंगा, कौन होगा वो जो इस पालीवालों के इतिहास में इंटरेस्टेड होगा। तो फिर मैंने एक कहानी सोची, एक रोमांटिक कहानी सोची। मुझे लगा कि इस तरीके से बोरिंग तरीके से बताने से अच्छा ये है कि इसको इंटरेस्टिंग तरीके से एक कहानी के रूप में ढाला जाए और जिसमें वो सारा इतिहास निकल के आ जाए और ऐसे आए जिसका आनंद उठा सके। उसका जो निचोड़ है सारी सोच का वो इस किताब में है। तो उस बहाने मैंने पालीवालों का इतिहास इस किताब में बताया है। इसमें आपको जैसलमेर मिलेगा, राजस्थान के पकवान मिलेंगे, पालीवालों का इतिहास मिलेगा, आज का रोमांस मिलेगा और पिछली पीढ़ी का इश्क मिलेगा। क्योंकि राजस्थान के बाकी हिस्सों की तुलना में जैसलमेर ही वो हिस्सा आता है जहां पर रेगिस्तान जो मरुभूमि के रूप में हम जानते हैं वैसा है। बाकी तो आपको उदयपुर में तालाब मिलेंगे, आप जयपुर के इलाके में घूमे तो वहां आपको हरियाली भी दिखेगी, वो सारी चीजें, पर मरुभूमि जैसलमेर जी। तो जहां सब बदरंग है वहां इश्क का ही रंग है। इश्क का रंग तो कहीं भी खिल जाएगा, इस माहौल में भी खिल जाएगा। इश्क का क्या है, देखिए तो हम यहाँ बैठे हुए हैं, इश्क की कितनी रूहानी पुरसुकून आवाजें इतनी दूर से हमारे पास चल के आ रही हैं। तो इश्क का रंग तो ऐसा है ना। देखिए इस किताब का नाम है इश्क नहीं आसा, बस इतना ही समझ लीजिए। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, तो मरुस्थल या कहीं और डूबना है, जो डूबा सो पार। तो जहां दुख नहीं होगा, दर्द नहीं होगा, जो मुश्किल नहीं होगा, वो इश्क नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इश्क में तो सब कुछ है, सब कुछ समाहित है उसमें। ऐसा कौन सा इश्क है जिसमें ये सब चीजें नहीं आएंगी? इश्क के बगैर तो इंसान ही अधूरा है, उसका तस्वुर ही नहीं कर सकते किसी के जीवन का। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, अगर मैं उनसे पूछूं
कि आपने इश्क किया था, तो हर आदमी बोलेगा एक नहीं कई बार किया था। तो इश्क की तासीर ऐसी है कि वो एक चढ़ता है, फिर उतरता है, फिर चढ़ता है। तो कई इश्क रूप में हो सकता है। किसी भी रूप में हो सकता है। और इश्क को जरूरी नहीं है कि दो स्त्री पुरुष के बीच में हो, आप किसी भी रूप में कर सकते हैं। सूफियों का इश्क तो रूहानी है, वो तो अल्लाह से इश्क करते हैं, इबादत करते रहते हैं। पर उसमें वर्तमान का पुट जब होता है, क्योंकि हम भले ही पीढ़ियों दर पीढ़ियां एक ही सा हो, लेकिन कुछ बदल जाता है। इसीलिए आपकी किताब में जब मैं ये हिस्सा पढ़ती हूं कि अच्छा लगता है, हाँ अच्छा लगता है, उसने खुद को जवाब दिया, लेकिन ये वक्त अपनी परेशानियों को हल करने का था। अमन एक ऐसे वक्त में मेरी जिंदगी में आया है जब मैं अपने सबसे मुश्किल दौर में हूं, और आज के उस इश्क की चॉइसेस भी हो जाती हैं कि आप क्या खुद के लिए चुन रहे हैं उस समय। देखिए, आज के दौर का सबसे मुश्किल बात यही है कि सबसे पहले आपको खुद को सोचना पड़ता है। आज मॉडर्न डे जिस दौर में हम हैं, वो इश्क तो रहा नहीं कि हम खतो खिताबत करते थे, सालों साल एक दूसरे से मिलते नहीं थे। आज का इश्क जो है, जो इसमें इश्क है, वो सोशल मीडिया पे मिले हुए लोग हैं जिनके बीच का इश्क है, जो एक दूसरे से ऐसे ही मिल जाते हैं किसी वीडियो को देखते हुए, और एक दूसरे से आकर्षित होते हैं, उनसे बात करना शुरू करते हैं, और 3 दिन में वो मुलाकात करने पे फैसला कर लेते हैं। तो वही आज किसी के पास इतना सोचने का टाइम नहीं है, और जरूरी नहीं है जिससे हम मिल रहे हैं उसके साथ इश्क ही करें। उससे मिले ही ठीक है, तो ये 10 दिन के लिए है, कोई बात नहीं, 15 दिन बाद किसी और को देखेंगे, फिर देखेंगे। और इश्क भी आज धीरे धीरे अलग अलग स्टेज पे होता है। इश्क इंस्टेंट नूडल्स नहीं है आज का इश्क। इश्क इस इंसान जो है बहुत सोच समझ के ले रहा है। आज के दौर में सब कुछ देखना पड़ता है वो इश्क, और जो तूफानी इश्क होता है फिर वो ऐसे ही आ जाता है, फिर वो कुछ नहीं देखता, फिर वो तबाही और बर्बादी भी ले आता है। संजीव जी, जब हम खबरों को लिखते हैं तो थोड़ी खुरदुरी कलम से लिखते हैं, पर जब साहित्यकार अपनी भावनाओं को रखता है तो वो बहुत मखमली कलम है। ये आप मखमल के कलम से ही दोनों चीजें लिखते हैं, या क्योंकि आपने ऐसा नहीं है कि आपने पत्रकारिता छोड़ी हो, आप पत्रकार भी हैं, आप उधर भी सारे काम करते हैं, और आपकी कलम से ऐसी किताबें भी निकल रही हैं? देखिए, हम लोग जो हैं, जो एक जर्नलिस्ट है, वो क्या है, उसका काम कहानियां खोजना है। जैसे कहा ना, हर इंसान की जिंदगी में कहानी होती है, कहानियों के सिवा जिंदगी कुछ है नहीं। अगर हम सोचें, आज मैं लिखने बैठूं तो आज साहित्य आज तक के ऊपर बहुत खूबसूरत कहानी लिख सकता हूं मैं, आज के दिन के ऊपर। तो कहानियां हर इंसान की जिंदगी में है, बस उन्हें लिखना आना चाहिए। हम कहानियां लिखते नहीं हैं, सोचते बहुत हैं कहानियों के बारे में, और जरूरी नहीं है कि कहानियां हमारी अपनी ही हों। हम अखबार नवीस लोग या टीवी के पत्रकार जो हैं, हम तो दूसरों की कहानियां ही कहते हैं ना। सुबह से शाम तक हम यही करते हैं, कहानियां खोजते हैं और दूसरों की कहानियां कहते हैं, और अपनी कहानियों पे तो कभी हमारी तवज्जो ही नहीं जाती। हम किन मुश्किलों के, किन हालात में आते हैं, काम करते हैं और कैसे चले जाते हैं, हमारी कहानी लिखने वाला तो कोई भी नहीं होता। तो कहानी सबके अंदर है। और मैं अभी पढ़ रहा था इस्मत चुगताई को, तो उनकी एक लाइन थी, उन्होंने कहा कि जगबीती और आप बीती में बाल बराबर का फर्क होता है, और वो इंसान ही क्या जो जगबीती को आप बीती में ना ढाल सके, उसे ना समझ सके। तो वो आप हों या मैं हूं, हम तो जगबीती ही सुनाते हैं ना, और वो हमारे कब हमारी आप बीती बन जाती है वो हमें पता ही नहीं चलता। एक लेखक के दिमाग में मैं घुसना चाहती हूँ। जब मैंने ये कहा आपसे कि आप अपनी रोजमर्रा के काम को छोड़ नहीं रहे हैं, एक डॉक्टर अगर एक किताब लिखता है ना, तो मैं उसको फिर भी समझ सकती हूँ, इसीलिए क्योंकि वो एक बिल्कुल अलग काम कर रहा है और बिल्कुल अलग शब्दों से वो खेलेगा। आपके दोनों काम में एक ओवरलैप है, कैसे कर पाते हैं? वो अंदर से आता है। देखिए श्वेता, जब किताब होनी होती है ना, तो हो जाती है। किरदार इतने स्ट्रांग हो जाते हैं, आपके अंदर घुस जाते हैं कि वो किताब आपसे लिखवा लेते हैं। मैंने 3 किताबें लिखी हैं। जब मैं पहले नैना लिख रहा था, मेरे दिमाग में बस एक लाइन आई थी, और वो लाइन ये थी, मैंने न्यूज रूम में किसी को देखा, वो एंकर ही है हमारे ही चैनल में, बहुत मशहूर, वो आप हो या कोई भी हो, सब मशहूर ही है हमारे तो। और उस दिन एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो मुझे लगा, मेरे दिमाग में एक लाइन आई, अगर इनका मर्डर हो जाए किसी दिन तो क्या होगा। थैंक गॉड मैं नहीं थी। उस एक लाइन से वो मेरे दिमाग में एक थॉट आया,
एक कैरेक्टर बना और उस कैरेक्टर के बहाने एक नहीं 2 किताबें लिख दी गई मुझसे। जी। अब वो कैरेक्टर खत्म हो गया उसके बाद। फिर अब मेरा मन नहीं है कि मैं उसमें कोई तीसरी कहानी लिखूं। उसके बाद ये जब किताब हुई, 1.5 साल तक मैं सोचता रहा मैं क्या लिखूं, क्या नहीं लिखूं, क्या लिखूं, क्या नहीं लिखूं। दिमाग परेशान था, क्योंकि लिखने की आपको आदत पड़ जाए ना, फिर कहानियां बेचैन करने लगती हैं। कहानियां बहुत हैं, कहानियां अधूरी लिखी हुई हैं, वो कहानियां पूरी नहीं होती। वो कैरेक्टर होता है जो आके कहानी पूरी कराता है। तब ऐसे वक्त में मुझे अनन्या का किरदार मिला, और जब अनन्या का किरदार मिला उसके साथ मुझे अमन का किरदार मिला, और जब दोनों मिले तो ये किताब 3 महीने में पूरी हो गई। मैं रोज लिखता चला गया, 3 महीने में पूरी होगी। उसमें फिर सोचना नहीं पड़ता। बतौर लेखक, अगर आपके अंदर लिखने की शिद्दत है, आप लिखना चाहते हैं, फिर किरदार आके आपसे लिखवा लेते हैं। आपके किरदार इतने स्ट्रांग हो जाते हैं, आपके ऊपर हावी हो जाते हैं कि आप चाहें कुछ करें, वो आपको मजबूर करते हैं। फिर वो सोने नहीं देते, फिर वो कुछ नहीं देखते, वो वक्त ढूंढते हैं अपने लिए कि तुम लिखो मुझे। ये एक बड़ी अजीब सी चीज है, मुझे पता नहीं बाकी लोगों के साथ होती है या नहीं होती है। मेरे साथ तो ये होता है, एक वो किरदार हावी हो जाता है, वो लिखवा लेता है। आप में कितना अमन और अमन में कितने संजीव हैं? अमन में पूरा मैं हूं, क्योंकि वो बहुत संजीदा टाइप का आदमी है। मैं पूरा संजीदा इंसान हूं, तो जिस तरीके का है वो मैं वैसा ही हूं। मैं अमन के साथ तो ये कह सकता हूं। चूंकि आपको मैंने पहले एक एंकर के तौर पर जाना था, और आज भी मुझे लगता है चैनल में सबसे ज्यादा आपकी आवाज की डिमांड रहती है। मैं एक हिस्सा आपसे जरूर कहूंगी संजीव जी, अगर आप पढ़कर सुनाएं। बताइए, आपने छाटा है कोई किस्सा? आगे का हिस्सा है, मुझे लग रहा है कि मैं ये कहूं आपसे या नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल। अमिता जी कुछ दिनों बाद जयपुर चली गईं। कोई उन्हें छोड़ने नहीं गया था। बाबूजी ने फैसला सुना दिया था। जब तक जीजी घर पर रहीं, बाबूजी बैठक में ही बैठे रहे। जीजी के जाते वक्त भी उन्होंने कोई बात नहीं की। मां फिर कभी वापस लौटी या नहीं, अमन ने पूछा। आई थी 4 साल के बाद, इस उम्मीद में कि बाबूजी ने शायद माफ कर दिया होगा। हाथ में गोल्ड मेडल लिए, मेरी शादी से ठीक पहले। बाबूजी को डर था कि कहीं मैं भी जीजी के जैसी ना हो जाऊं, इसलिए 18 साल की होते ही मेरा विवाह कर दिया गया। लेकिन मैं जीजी नहीं थी, ना उनके जैसी हिम्मत थी, ना पढ़ाई में उतनी दक्ष। मुझे विवाह करने में भी समस्या नहीं थी, सो मैंने बगैर किसी नानकुर के हां कर दी। मेरी किस्मत कि मुझे गायत्री के पापा मिले। मुझे इस घर से परिवार से जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है। विवाह के 1 महीना पहले ही जीजी आई थी। बाबूजी बैठक में ही थे। जीजी की आवाज मैंने सुनी थी, गुड्डी, ओ गुड्डी। मुझे हमेशा गुड्डी कहकर ही बुलाया जीजी ने। जीजी को देखकर बुरी तरह चौंके थे बाबूजी, लेकिन पिघले नहीं। आवाज में तलखी पहले जैसे ही थी। किस लिए आई हो, वो गरजे। मैं भागकर बाहर आई, पीछे पीछे मां भी थी। बाबूजी मैं पास हो गई, आपकी बिटिया पास हो गई। उन्होंने अपने बैग से अपना मेडल निकाला। मैंने टॉप किया है बाबूजी, ये देखिए, इस पर मेरे नाम के साथ आपका नाम भी लिखा है। मेरी एक ही बेटी है और उसका नाम है सुनीता। बाबूजी अपना मुंह मोड़ चुके थे। बाबूजी प्लीज एक बार देख लीजिए बाबूजी, ये मेडल बाबूजी ये आपके लिए है। तुम मेरे लिए मर चुकी हो अमिता। बाबूजी का लहजा बड़ा सर्द था। उनकी सारी संवेदना और मानवीयता मर चुकी थी। मैं भी सहम गई थी। मां प्लीज ये देखो ना, मैंने टॉप किया है। बाबूजी आप अंदर जाइए। सुनीता बिटिया तुम भी अंदर जाओ। बाबूजी का यह कहना था कि मैं और मां अंदर आ गए, लेकिन हमारे कान बाहर ही लगे हुए थे। अगले महीने सुनीता की शादी है। तुम यहां नहीं रह सकती, तुम्हारे रहने से उसकी शादी टूट सकती है। बाबूजी मैंने किया क्या है? क्या पढ़ाई करना जुर्म है? क्या मेडल लाना जुर्म है? अब जीजी संभल चुकी थी। वो फिर से सवाल कर रही थी। पिता की बात न मानने से बड़ा जुर्म कोई नहीं है, चाहे पिता गलत ही क्यों ना हो। हां, तब भी। तब आपने अपनी बेटी को गलत रास्ते पर चलने की शिक्षा क्यों दी? क्यों आपने कहा कि सत्य का मार्ग चुनना?
क्यों आपने कहा अन्याय का विरोध करना? आपने जो सिखाया उसी मार्ग पर मैं चली हूं बाबूजी। बहस मत करो बिटिया, तुम्हारी भलाई हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। बाबूजी गरजे थे। बहुत दुख है मुझे बाबूजी, लेकिन ये मेरी भलाई नहीं है। ना आप भलाई का मतलब समझे। आपने मुझे सिर्फ एक आज्ञाकारी बेटी बनाने की कोशिश की जो आपके इशारों पर चले। तुम जा सकती हो, मैं भी आप ही की बेटी हूं, आप ही के संस्कार हैं, आप ही की शिक्षा है, इसलिए आपके खानदान को अपमानित नहीं करूंगी। गुड्डी की शादी में कोई विघ्न आए मैं कभी नहीं चाहूंगी। जा रही हूं, यकीन मानिए जहां भी रहूंगी आपका नाम ही रोशन करूंगी। और वो मुड़कर वापस चली गई। संजीव जी, आपकी लेखनी में बहुत परतें होते हैं, बहुत एक पर एक परत चढ़ती है। और मैंने ये हिस्सा आपसे इसीलिए कहा था पढ़ने के लिए, क्योंकि जब एक रिश्ते में तलखी होती है तब भी एक इश्क है, ये समझ में आ जाता है। वो बाप बेटी का रिश्ता हो, वो पति पत्नी का रिश्ता हो, दो दोस्तों का रिश्ता हो, ये आपकी बाकी किताबों में भी नजर आया था। जब आप अपने जॉनर को चेंज करते हैं और इस बात को समझते हुए, क्योंकि आपने कहा कि मैं बहुत विचार कर रहा था कि मैं कौन सी कहानी सुनाऊं, जब आप उसे चेंज करते हैं तो क्या आपका नेचुरल स्टाइल उससे प्रभावित होता है? देखिए, मुझे लगता है मैं कहानीकार हूं। मैं खुद को किसी जॉनर में देखता नहीं हूं। क्राइम लिखना इत्तेफाक था क्योंकि मैंने क्राइम बहुत पढ़ा। मैं 15-16 बरस की उम्र से क्राइम पढ़ना शुरू कर दिया था, क्राइम नॉवल, और लगातार क्राइम पढ़ता रहा। तो मुझे लगता था कि मैं क्राइम लिख सकता हूं, इसलिए मैंने क्राइम लिखा। लेकिन जो दोनों मेरी किताबें हैं क्राइम की, अगर आप उसको देखेंगे तो वो स्त्री प्रधान किताबें हैं। उसमें भी महिला किरदार बहुत स्ट्रांग है। जिस तरह से इस किताब में अगर आप पाएंगी कि वो सारे के सारे स्ट्रांग हैं, वो नैना में भी वही था और काली के किरदार में भी वही निकल के आता है, अगर आप दोनों उपन्यासों को देखें तो। अब उसकी क्या वजह है? मैं अगर खुद सोचता हूं कि मैं ऐसे उपन्यास क्यों लिख पाता हूं जिसमें स्त्री पक्ष बहुत मजबूत होता है, तो उसका एक ही वजह समझ में आती है, क्योंकि मेरी जिंदगी में जो महिलाएं रहीं वो बहुत स्ट्रांग रहीं। वो चाहे मेरी माँ हो या मेरी पत्नी हो या मेरी बहनें हो, जिनके बीच में मैं बड़ा हुआ। तो वो सारी बातें मुझे लगता है कि आज की तारीख में मैं अपनी बेटी को अगर उसमें जोड़ लूं तो वो अब 21-22 साल की हो गई है, या मैं उसको जिस तरह देखना चाहता हूं कि वो उसे कैसा बनना है, उसका एक बड़ी वजह वो हो सकती है। और रही बात जॉनर चेंज करने की, तो मैं खुद को कहानीकार मानता हूं, उपन्यासकार मानता हूं, पत्रकार मानता हूं। मेरे लिए कहानी इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए जॉनर कभी इंपॉर्टेंट नहीं होता। जो कहानियां जब मुझे मिलेंगी मैं तब लिखूंगा। हालांकि मुझे मेरे दोस्तों ने चेताया कि तुम ऐसा मत करो, तुम क्राइम लिख रहे हो, क्राइम हिंदुस्तान में कोई नहीं लिख रहा है, सुरेंद्र मोहन पाठक साहब लिखते हैं, उसके अलावा कोई हिंदी में क्राइम नहीं लिख रहा, तुम क्राइम लिखो। लेकिन मुझे लगा कि यह अन्याय होगा। अगर कहानी है, अगर किरदार हैं, तो उन्हें लिखा जाना चाहिए। क्यों किसी किरदार को सिर्फ इसलिए मार देना चाहिए, किसी कहानी को मार देना चाहिए कि वो हमारे जॉनर में फिट नहीं होता, या जो काम मैंने किया है उसमें फिट नहीं होता है, या मेरी इमेज पे उससे डेंट लगेगा। तो मैं तो पत्रकार था, पहले अखबार में काम करता था, फिर मैंने टीवी में काम किया, मैं एंकरिंग करता था, मैंने एंकरिंग छोड़ दी, मैं डिजिटल में चला गया, मैंने इवेंट कभी नहीं किया था, मैं इवेंट करने लगा, और फिर मैं घूम फिर के लेखक भी बन गया। अब मुझे लोग साहित्यकार भी कह देते हैं, तो मैं थोड़ा सा हंसता हूं कि भाई मैं साहित्यकार वगैरह नहीं हूं, मुझे लेखक तक ही रखो। मेरा पहला इंटरव्यू आज तक के लिए आपने लिया था। सीरियसली? अच्छा, मुझे याद नहीं है बिल्कुल भी। और मुझे रिजेक्ट कर दिया था। नहीं, ठीक है, इंटरव्यू खराब हुआ था मेरा। आप थे, आशुतोष थे, और आशुतोष हैं क्या, आने वाले थे। और उस बार मेरा हो नहीं पाया था आज तक में। दूसरे अटेम्प्ट में फिर मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो फिर चेंज हो गए थे इंटरव्यू करने। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ जी कि उस समय से अभी तक आप कितना बदले, वो तो मैंने देखा, पर बता दीजिए मैं कैसे बदला हूं। जी पर हर कहानी के साथ आप कितना बदलते हैं? देखिए, हर कहानी अपने साथ कुछ ना कुछ आपकी आत्मा का, आपके दिल का ले जाती है, हर किरदार ले जाता है। जब मैंने नैना लिखा था और नैना को पढ़ा तो मुझे लगा कि मैंने कमाल का किरदार लिख दिया। मुझे अपने किरदार के ऊपर बड़ा फख्र हुआ
और उसको पढ़ने के बाद मैं कई दिन तक, जब किताब छप के आई तो कई दिन तक मैं सोचता रहा, वो किरदार मेरे दिमाग से निकला नहीं, वो बस गया उसके अंदर, रह गया वो। फिर जब मैंने काली का किरदार लिखा पिशाच में, तो काली मेरे भीतर कुछ दिनों के लिए रह गई। और जब मैं अनन्या का किरदार लिख रहा था या अमिता का किरदार लिख रहा था, दोनों किरदार कमोबेश एक ही जैसे हैं। इसके अंदर दोनों स्ट्रांग हैं, दोनों इंडिपेंडेंट हैं, अपने दम पे काम करना चाहते हैं, किसी का साथ नहीं चाहते, उन्हें जरूरत भी नहीं है किसी के साथ की। तब वहां मेरे मन में यह कन्फ्लिक्ट हो रहा था कि मैं अनन्या को ज्यादा स्पेस दे रहा हूं या अमिता को ज्यादा स्पेस दे रहा हूं। ये कन्फ्लिक्ट मेरे साथ हो रहा था, लेकिन उसको मैंने अपने पर हावी नहीं होने दिया, मैं उसे लिखता चला गया। और आखिर में जब मैंने किताब पढ़ी तो मुझे लगता है कि मैंने दोनों के साथ बराबर ही इंसाफ किया, उसमें हुआ नहीं, दोनों ने अपना अपना हिस्सा खुद ले लिया। ये जरूर है कि हर किताब लिखते वक्त आपके अंदर से कुछ ना कुछ तो चला जाता है, तो कि कहानियां कैसी भी हों, कुछ भी हों, कहानियां तो हमारी और आपकी ही होती हैं, तमाम लोगों के बीच से ही निकलती हैं ना। वो मेरी है, आप बीती है या जग बीती है, इससे क्या फर्क पड़ता है? कहानी तो हम जैसे लोगों की है, इंसानों की ही है, वो कुछ ना कुछ जरूर ले जाती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी समस्या में होते हैं, कोई दूसरा समझाते रहता है, लेकिन दूसरों के समझाने में वो बात होती नहीं है। आप उसी चीज को जब लिख रहे हैं तो खुद को कई बार समझा लिया हो आपने कि देखिए, अपने मरे ही स्वर्ग मिलता है, ये तो बात सही है, लेकिन समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। किरदार खुद ब खुद बनते हैं और किरदार अपनी खासियत, खूबियां और खामियां खुद लेके आते हैं, उसमें डालने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे साथ तो कमोबेश ये होता है, मैंने सोच के ये किरदार किसी का नहीं लिखा कि इसको मुझे इस रूप में लिखा है या इसका कैरेक्टर स्केच में पहले बना लूं, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। और इसलिए मुझे लगता है मेरे किरदार बहुत रॉ होते हैं, उनके इमोशंस बहुत रॉ होते हैं। मैं पहले से सोच के नहीं लिखता कि इसको ऐसा दिखाना है, ये इतने गुस्से वाली होगी या इतनी शांत होगी, वो नहीं होता। वो जैसा नेचुरल फ्लो में आता है, तो वो एक रॉनेस मेरे किरदार में नजर आती है, जो मुझे लगता है और जो ऐसे ही लिखने से आती है, सोच के लिखने से नहीं आती। जिनको जानते हैं उन्हीं का समावेश हो जाता है। वो तो हो जाता है। देखिए, एक किरदार में आप 10 किरदार शामिल करते हो, किसी एक की कहानी नहीं होती। कि किसी एक की कहानी होती है तो कई बार उसमें क्या ना, मोटिव आ जाता है। आप कभी भी लिखते वक्त स्कोर सेटल नहीं कर सकते। कई बार होता है, लेखक लोग एक अक्सर करते हैं कि गुस्से में कहानी लिख दी, स्कोर सेटल कर लिया या कुछ कर लिया। लेकिन जब आप कहानी लिखते हैं ना, जिसका उद्देश्य एकदम मनोरंजन होता है, देन आप क्या करते हैं, अगर आप किसी किरदार की कुछ खूबियां या खामियां उसकी उठा रहे हैं, तो इतनी अच्छी मास्किंग करते हैं कि वो खुद भी पढ़े तो उसकी समझ में ना आए कि आपने उसको कहां से लिफ्ट किया है। तो पहली 2 कहानियों में मेरे सामने बहुत बड़ा खतरा था, इसमें तो कोई खतरा ही नहीं है, क्योंकि ये कहानी बाहर की है, अलग ही दुनिया की है। पहली दोनों स्टोरी न्यूज रूम की थी। मेरे सामने ये सबसे बड़ा चैलेंज था, जिस न्यूज रूम में मैंने 30 साल गुजारे हैं, वो लोग अगर पढ़ेंगे और उसमें से एक भी आदमी ने कह दिया कि आपने फलाने पे लिखी है, तो शायद मैं अपनी ही नजरों से गिर जाता उसमें, अगर कोई मुझसे ये कह देता तो, जो कि मैं कभी चाहता नहीं था। तो मास्किंग किरदारों की हो जाती है, आराम से हो जाती है। प्रेम कहानियां हमेशा से, मतलब होता है ना कि क्राइम का कोई नहीं है, आप लिख रहे हैं बढ़िया, अब किसी एक का दौर आता है, पर मुझे लगता है कि ये प्रेम कहानियां जो होती हैं वो हमेशा, वो अमर अजर हमेशा रहती हैं। एक ही कहानी को दूसरी तरह से भी कह दिया जाता है तो लोग सुनते हैं उसको। पर आपकी ये कहानी, क्योंकि अब हम अंतिम हिस्से में अपनी चर्चा के पहुंच रहे हैं, आपकी इस कहानी में वो क्या बात है कि जो लोग सुन रहे हैं वो उसे पढ़ने के लिए वो पुस्तक उठाएं? मेरी इस कहानी को सिर्फ इश्क के लिए पढ़िए। अगर आप वाकई इश्क करते हैं, इश्क करना चाहते हैं, और इश्क तो आपके अंदर होगा ही, तो इश्क के लिए पढ़ा जाए इसको, और किसी चीज के लिए मत पढ़िए, किसी ज्ञान के लिए मत पढ़िए, किसी चीज के लिए, सिर्फ इश्क के लिए पढ़िए, उसे महसूस कीजिए। रिश्तों के लिए देखिए, अगर आप इश्क करते हैं तो फिर तो आप हर चीज को मानेंगे। जो इंसान इश्क में होगा ना, वो सारे रिश्ते निभाएगा, वो सबके साथ इश्क करेगा। ये बड़ा सेलेक्टिव नहीं हो सकता इश्क, कि मैं इसके साथ तो इश्क करता हूं लेकिन इन 5 लोगों के साथ मैं इश्क नहीं कर सकता। अपने परिवार में 1 से मोहब्बत है, 5 से मोहब्बत नहीं है, 3 से मोहब्बत है, तो आप इश्क कीजिए, सारी कायनात फिर आपकी हो जाएगी, और इस किताब से मोहब्बत भी हो जाएगी सर। एकदम हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सेशन है ना मनोज मुंशी वाला, उसका फोन भी
नहीं हो सकता, आप लोग मेरा बैंड बजाएंगे।